हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि एक ही ज़मीन का अगर दो बार अलग अलग व्यक्तियों को रजिस्ट्री कर दिया जाता है तो उस स्थिति में कौन सी रजिस्ट्री को वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। पहले वाले व्यक्ति जिनको रजिस्ट्री किया गया है उन व्यक्ति को वैलिड माना जाएगा, या फिर दूसरा रजिस्ट्री जिनको उसी ज़मीन का किया गया है उसको वैलिड माना जाएगा। और ये यदि इस तरीके की रजिस्ट्री होता है तो इस तरीके की रजिस्ट्री से बचने के लिए आदमी को क्या क्या करना चाहिए कि ये फ्रॉड की जो रजिस्ट्री होता है, एक ही फ्रॉड को दो बार दो अलग अलग व्यक्तियों को रजिस्ट्री कर दिया जाता है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट पहले से हमको देखना चाहिए। जो खरीदार हैं, जो ज़मीन को खरीदने वाले हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि ज़मीन का आकलन उनको हो जाए, ज़मीन की सच्चाई पता चल जाए और वो इस तरीके से इसमें नहीं फंसे। कानून क्या कहता है इसके बारे में, इसके लिए क्या जो ज़मीन जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो व्यक्ति केस भी कर सकते हैं, किस पे केस करेंगे, कौन सी सेक्शन अप्लीकेबल होगा, इन सारी बातों पे मैं एक एक करके बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक ही प्लॉट की रजिस्ट्री दो व्यक्तियों को कर दिया जाता है। एक को तो कर ही दिया, साथ ही साथ दूसरे व्यक्तियों को कर दिया जाता है। ये सबसे पहले पॉसिबल कैसे होता है कि एक ही प्लॉट दो अलग अलग व्यक्तियों को कैसे बेच दिया जाता है। देखिए क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है कि ज़मीन का रजिस्ट्री करा लेता है। जो क्रेता होते हैं वो ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिया, उनको होता है कि ये ज़मीन हो गया। तो रजिस्ट्री का जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो रजिस्टर 1 जो होता है ना, उससे क्या होता है कि उनका रजिस्ट्री तो उनके नाम हो गया, लेकिन जो बेचने वाला व्यक्ति है उनका नाम रजिस्टर 2 जो होता है वो उनसे खारिज नहीं होता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब है, जो म्यूटेशन आप नहीं करवाते हो, म्यूटेशन तुरंत कराना चाहिए। उनको म्यूटेशन के लिए भी बोल देना चाहिए, कराना चाहिए म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन में क्या होता है कि दाखिल और खारिज, दाखिल मतलब क्या कि जो नए क्रेता हैं उनका नाम दर्ज हो जाता है रजिस्टर 1 में, और जो विक्रेता है उनका नाम वहाँ से खारिज हो जाता है। तो कहने का मतलब है दाखिल खारिज नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो ज़मीन बेचता है ना, ऑनरशिप उसी को रह जाता है। क्योंकि जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो रजिस्टर में आपका नाम नहीं जुड़ता है। तो इसीलिए आपको क्या कराना चाहिए कि ज़मीन जब आप खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने से पहले आपको सबसे पहले तो उस ज़मीन का पूरा वेरीफाई करना चाहिए। अंचल कार्यालय से भी वेरीफाई करना चाहिए और उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस से वेरीफाई कर लेना चाहिए। या नहीं तो आप अंचल कार्यालय में यदि आप वेरीफाई नहीं भी करते हैं तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, पहले उस ज़मीन का डिटेल देख लीजिए कि वो ज़मीन के असली मालिक अभी कौन है, ठीक है। उसके बाद आप उस ज़मीन को खरीदिए। तो आप इस तरीके से इससे बच सकते हैं कि कौन सी ज़मीन सही है, कौन सी ज़मीन गलत है, ये पता चल जाएगा। अब बात आती है कि इस जो ज़मीन जो दो व्यक्तियों को, अलग अलग व्यक्तियों को एक ही प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है, तो इसमें से वैलिड किसको माना जाएगा। तो वैलिड उसको माना जाएगा जिसने पहले अपना रजिस्ट्री कराया है। यानी जो भी विक्रेता है उससे, जिस व्यक्ति ने पहले उस ज़मीन को खरीदा है उसका मालिक उसको माना जाएगा, वो रजिस्ट्री वैलिड होगा और उसको वो ज़मीन दिया जाएगा। अब बात आती है कि जिसको बाद में बेचा गया उसके लिए क्या रिमेडी है। उसके लिए ये रिमेडी है कि उसके साथ जो ये फ्रॉड किया है बेचने वाला विक्रेता, उसको उसके ऊपर वो केस कर सकता है और पार्टी में वो जो पहले खरीदा है उसको भी पार्टी बना सकता है और उसको भी पार्टी बनाएगा, दोनों को मुदाला बना लेगा, पार्टी बना लेगा। क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 जो है उसका सेक्शन 55 कहता है कि ये सेलर जो होता है, विक्रेता जो होता है, उसका ये लायबिलिटी होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो ज़मीन खरीदने वाला है उनको सारी चीज़ें क्लियर करें, उनको सारी चीज़ें बताएं। तो ये सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। वो यदि इस चीज़ को छुपाता है, बताता नहीं है, तो इस स्थिति में जो दूसरा क्रेता है, जो दूसरे खरीदार वाले हैं जिनके साथ फ्रॉड किया गया है, वो 420 यानी 420, 467 और 468 IPC यानी जालसाजी, जो उनके साथ गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया, इस सब का यानी 420, 467, 468 IPC का वो कंप्लेंट करके FIR करा सकते हैं और मुदाला में दोनों को पार्टी बना सकते हैं। जो ज़मीन का असली मालिक है, जिसने बेचा है उनको, और जो फर्स्ट क्रेता है उनको भी, क्योंकि उसने भी फ्रॉड किया। उनको यदि पता था तो इन चीज़ों को उनको बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताया तो उनके साथ उसने भी फ्रॉड किया, तो दोनों को पार्टी बनाना चाहिए। और उस स्थिति में क्या होगा
कि जो ज़मीन के मालिक हैं, जिनसे उसने ज़मीन खरीदा है, जिनको पैसा दिया है, वो सेटलमेंट पे आ जाएगा और उनका पैसा वो वापस कर देगा। यदि वो केस नहीं करेंगे तो पैसा भी वापस नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल बाहुबली का ज़माना है। अब लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति एक ज़मीन को दो अलग अलग पार्टियों को बेच रहे हैं तो वो पैसा को नहीं देने का भी वो रखते हैं। तो इसीलिए आप पैसा वसूलने के लिए उस पर फ्रॉडिंग का केस कीजिए। फ्रॉडिंग 420, 467, 468 IPC का मुकदमा उस पर दायर कीजिए। उसके बाद जो है वो खुद ही आपसे सेटलमेंट करने को तैयार होगा और आपके पैसे रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज जाना कि ज़मीन का रजिस्ट्री, यदि एक ही प्लॉट की रजिस्ट्री दो अलग व्यक्तियों को होता है तो कौन से व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है। तो जिस व्यक्ति ने पहले रजिस्ट्री कराया है उस व्यक्ति का अधिकार होता है। दूसरे वाले के पास रेमेडी होता है कि वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेगा कोर्ट में और दोनों को पार्टी बनाएगा, अपना पैसा वसूल करेगा, या उनको सज़ा देना चाहता है तो सज़ा दिला सकते हैं वो। तो ये उनके पास रेमेडी है। तो मुझे आशा है आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक प्लॉट की रजिस्ट्री यदि 2 बार हो जाती है तो इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले ज़मीन खरीदने से पहले, और यदि इस समस्या में आप फंस गए हैं तो उनका समाधान यानी निपटारा आप किस प्रकार से करें। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न यदि आपको हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं जवाब देने का पूर्णतः कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।